नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में वंशवाद की राजनीति की संस्कृति को विकासवाद में बदल दिया है। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल छल कपट कर सत्ता हासिल कर रहे, तो वहीं इस दौरान नड्डा ने आगे कहा कि जो लोग भारत का विरोध कर रहे हैं उन्हें ही कांग्रेस गले लगा रही है। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं 2000 पहले का और 2014 के पहले का और 2014 के बाद का भारत कैसा बन गया है। जब हम इन सारी चीजों की बात करते हैं, मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी 20 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जापान, ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी 3 देशों का दौरा करके आए। जापान में अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन मिलता है और मोदी जी को कहता है, हम आपका ऑटोग्राफ चाहते हैं। कभी भारत ने सोचा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ मांगेगा? यह बदलता भारत नहीं है तो और क्या है? फिर कहने लगे अगले महीने आप अमेरिका आ रहे हैं, आपको अमेरिका ने स्टेट डिनर देने का तय किया है। अमेरिका ने 2-3 लोगों को ही आज तक स्टेट डिनर दिया है और प्रधानमंत्री। बागपत से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का एक बयान सामने आया, जिसकी जमकर चर्चाएं हो रही। सामने आए बीजेपी सांसद सिंह के बयान में वो छात्र छात्राओं को मांसाहार छोड़कर शाकाहारी खाना खाने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को शाकाहारी भोजन ही लेना चाहिए, क्योंकि मांसाहारी भोजन से बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जो लोग शुद्ध शाकाहारी खाना खाना चाहते हैं, 1-2 मुसलमान बच्चे भी थे, मैं उनके लिए विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, आप एक बच्चे को घर में एक बच्चे को मांसाहार दो, अंडा खिलाओ, और एक बच्चे को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाओ। दोनों बच्चों की पढ़ाई में आप फर्क देख लेना, दोनों बच्चों के जो उनके स्वास्थ्य के अंदर उनके अंदर फर्क देख लेना। आप अपने आप तय करोगे कि बच्चों को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाना चाहिए या उनको नॉनवेज खिलाना चाहिए। और डेली बच्चे जो प्राणायाम करें, व्यायाम करें, कुछ तो करें ताकि शरीर जो है ठीक रहे। नहीं तो कुछ बच्चे जो जब परीक्षाओं के दिन पढ़ते हैं, बीमार होने लगते हैं, बुखार आने लगता है। पहले से पढ़ना शुरू करना चाहिए। मैं हमेशा बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, मैंने 7वीं क्लास से लेकर जब तक मैं पढ़ा, मैं हमेशा टॉप किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच बुधवार को कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बयान के बाद से सियासी पारा चढ़ गया है। अरुण यादव ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता दामोदर दास मोदी पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति। तो वहीं कांग्रेस नेता अरुण यादव की टिप्पणी से मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। यादव ने ये टिप्पणी पीएम मोदी पर की थी, लेकिन आपत्तिजनक तरीके से उनके पिता तक के बारे में बोल गए। इस दौरान बीजेपी ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको सुनाएंगे।
संस्कार विहीन पार्टी है कांग्रेस। अरुण भाई, आज आपके पिताजी की आत्मा आदरणीय सुभाष यादव जी की जार जार रो रही होगी। मुझे लगता है उन्होंने संस्कार देने में कोई कमी रख दी आपको। सुभाष यादव जी के पुत्र की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। ये इटली के वंशज की सरपरस्ती वाली भाषा है, जो कभी प्रधानमंत्री को जहरीला सांप बोलती है, कभी मौत का सौदागर बोलती है। ये भाषा वही भाषा है जो संस्कार विहीन लोग बोलते हैं। ये भारत देश है, यहाँ तो स्वर्गीय जब हो जाते हैं, और हमारे यहाँ तो पितरों को पानी देने तक का संस्कारों में बताया गया है। ये आप जो इटली के वंशजों की भाषा बोल रहे हो ना, जो मौत का सौदागर बोलते हैं उनकी भाषा बोल रहे हो ना, ये वास्तव में निंदनीय कृत्य है जो आज आपने किया है। देखिए, चुनाव का संगठनात् तो है ही, हमारा सौभाग्य है और हम गौरवान्वित हैं। पूरा मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है, उमंग के साथ कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके जन जन के लाडले नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भोपाल मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से डिजिटल रैली जो 10 लाख बूथों पर करोड़ों कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से संबोधित करेंगे भोपाल से। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जो इस भारतीय जनता पार्टी को आज के समय के अनुकूल तकनीक से पारंगत बनाया है, डिजिटलाइजेशन और भारतीय जनता पार्टी जो हुआ है, जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत से किया, और 30 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के अंदर डिजिटली ऑन रिकॉर्ड इनरोल है। दिल्ली में बुधवार को बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के आवास पर हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस मीटिंग में 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चाएं हुई। मीटिंग खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी ने मीडिया से बात की और कहा कि 24 जून को जेपी नड्डा बिहार आएंगे, झांझरपुर में रैली करेंगे। वहीं 29 जून को अमित शाह भी बिहार पहुंचेंगे। वे मुंगेर और लखीसराय में रैली करेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के भारत और 2014 के बाद के भारत, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पूरे देश में अभियान चल रहा है, बिहार में भी इस अभियान को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। 2 महत्वपूर्ण बड़े नेता हमारे बिहार जा रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी 24 तारीख को झंझारपुर में सभा करेंगे और 29 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार की यात्रा करेंगे। एक और सवाल है, आज नीतीश यात्रा कहाँ होगी? अमित शाह जी की यात्रा का मुंगेर होगा। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहा किसानों का आंदोलन अब थम गया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार रात 9 बजे के करीब ऐलान किया कि हम अपना विरोध समाप्त कर रहे हैं, बंद रास्ते खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि हमारी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। हम देश भर में एमएसपी के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे नेताओं को भी जल्द रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। इस आंदोलन को खत्म करते हुए किसान नेता करम सिंह मथाना ने कहा कि एमएसपी का प्रमुख मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के साथ हमारी बैठक सफल रही है। देखो, फैसला ये लिया है, हमारा यहाँ पे ये आंदोलन था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो। हमारा था कि एमएसपी पे खरीद शुरू हो और हमने वो रेट मांगा है जो देश के प्रधानमंत्री ने रेट कहा। ये लड़ाई थी देश के प्रधानमंत्री बनाम स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच में, और हम आगे भी एमएसपी पे लड़ाई पूरे देश में लड़ेंगे और लड़ाई को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री को आगे करेंगे,
जो प्रधानमंत्री का रेट है वो हर स्टेट में देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का रेट है वो देना पड़ेगा, भारत सरकार का रेट है एमएसपी वो देना पड़ेगा। और एमएसपी गारंटी कानून के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। ये बड़े आंदोलन की जरूरत शुरुआत यहाँ से हुई है। जाम आज खुल जाएगा। वो इनकी प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया है, 1-2 दिन में वे आ जाएंगे। आंदोलन समाप्त हुआ है, गेट यहाँ पे रास्ता सब चल जाएगा। तूफान भी आ गया, तूफान आ गया, अब किसानों का तूफान है ये। उन्होंने कहा है कि केस वापसी होंगे। किसान का जो भी भारत सरकार का भाव है वो मिलेगा। अगर नहीं मिला, ये कोई किराए पर नहीं आ रहे फिर। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों में जुट गई हैं। एक तरफ बीजेपी सत्ता में हैट्रिक करने का दावा कर रही, तो वहीं विपक्षी दल एक बार फिर से महागठबंधन की कवायद में जुटे हैं। इसको लेकर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है। इस सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने तय समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की संभावना जताई है। सुनाएंगे। गरीब गुरबा तबके का, और उसको देख लीजिए कि 100 वाली भी आबादी है, उस सब को कवर कर दीजिए ताकि ठीक ढंग से लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सब काम तो अब कर रहे हैं, तभी तो आप बता दिए हैं कि 2014 के जनवरी तक हो जाएगा। भाई 24 के जनवरी तक हम तो आग्रह करेंगे कि भाई आप तो कर दीजिएगा, अच्छी बात है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि और जल्दी करिए, जितना जल्दी करवा दीजिएगा उतना अच्छा है। समझ गए ना? कहे कि कौन चीज है, कब चुनाव होगा कोई जानता है जी? कोई जरूरी है कि अगले ही साल चुनाव होगा? कोई ठिकाना है कि और पहले ही चुनाव हो जाए? इसलिए जरा तेजी से कम मत करिए। समझ गए ना? हम आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब चीज में जरा तेजी से काम कर दीजिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन हमको कहता था जो बेचारा गांव का इंजीनियर जो भी था एरिया में, जो अच्छा काम करता था, तो गांव का लोग उसकी तारीफ करता था। आपका जब काम होगा तो सब तारीफ करेगा, सब बहुत इज्जत मिलेगी आप लोगों को। तो इसलिए कम्मा करवाइए, खाली इंजीनियर बनिएगा और टेंडर करते हैं और वो सब बनाता है। तरी इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं तो काम तो करना आपको ना जी। और वो सब जो टेंडर करता है उसको क्या मतलब? वो इंजीनियर है, ले लेता है और उसके बाद वो करता है। तो देखना बहुत जरूरी है। आप किसी को देते भी हैं तो इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखे कि ठीक से बना रहा है सड़क की नहीं। कई जगह पर बहुत बोगस मिला है, तो आप लोग भी तो, कई लोग मेरे साथ रहे, सब देखे कि कितना फालतू है। तो इसीलिए जो अच्छा काम कर रहे हैं तो ठीक ही, और हम लोग तो। वहीं दूसरी तरफ नीतीश सरकार से संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। HAM प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि हमने इतने दिन उन्हें देखा परखा, फिर जाकर ये निर्णय लिया कि अब इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। ये जनता की आवाज थी। 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ कर देंगे, इन्होंने आज तक नहीं किया। तो किसान लोग हमसे कहता है कि तो क्यों नीतीश कुमार के साथ आप लगे हुए हैं? तो हम लोग इतना दिन उनको देखा परखा कि भाई क्या करते हैं। तो इसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट का भी मामला है, कहने में समय लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस बातों को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, जिससे बिहार का भविष्य बदल जाता, उन बातों को कहते रहे और इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अंतिम बात ये कहना चाहते हैं कि आज बालू नीति और शराब नीति के चलते बिहार के फाइनेंस को एकदम इन्होंने चौपट कर दिया और हमारे गरीब तबके के लोग इसमें ज्यादा इम्प्लीकेटेड हो रहे हैं। बार बार अखबारों में भी बोल देते थे, हम असेंबली में भी बोले हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं। तो लोग यही कहता था कि तो काहे अटके हुए हैं, छोड़िए ना उनको, ये जनता की आवाज थी। इसलिए हम लोगों ने लास्ट में निर्णय लिया
कि अब इनको छोड़ना ही पड़ेगा और छोड़ करके इनको बाहर से हम लोग धक्का देंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब पटना में 23 जून को विपक्षी एकता के नाम पर बड़ी बैठक होने जा रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि बिहार की पॉलिटिक्स में संतोष मांझी के इस्तीफे का क्या कुछ असर होगा। दरअसल अगले साल लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो भी दल है वो अपनी सीट बार्गेन करने की कोशिश करेगा। मांझी जी को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, यहाँ तक बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाया। और पहले हम लोगों के साथ भी हम लोग के गठबंधन में थे पूर्व, तो हम लोग अपने कोटे से एमएलसी भी बनाए थे संतोष मांझी जी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया और संतोष जी को मंत्री बनाया। तो कभी भी जो है कोई ये नहीं कह सकता कि सम्मान जो है इन्होंने नहीं दिया। हमेशा बढ़ चढ़ करके जितना हो सकता था उनको जो है हमेशा सम्मान देने का काम किया। जब पुनः हम लोग महागठबंधन में आए तो हम लोग सब लोग साथ लेकर के अब लेके आए, उसमें भी संतोष जी जो है मंत्री बने रहे। जहां एक तरफ मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी के दिग्गज जनता के बीच जाकर सरकार के कामों और उपलब्धियों को गिना रहे, तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस आंकड़ों के साथ अखाड़े में आ गई है और पिछले 9 सालों में पीएम मोदी के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पूनिया और कांग्रेस नेता अमिताभ दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप भी सुने। जिस प्रकार से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी नीति में अचानक बदलाव करते हुए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, संदेशरा, विजय माल्या जैसे विलफुल डिफॉल्टर्स, हम अंडरलाइन करना चाहते हैं विलफुल डिफॉल्टर्स, जानबूझकर जिन्होंने डिफॉल्ट किया, लोन लिया और बाद में डिफॉल्ट किया, देश से भागे या देश के अंदर रहे, ऐसे डिफॉल्टर्स को दोबारा की गई धोखाधड़ी को माफ करने के लिए और उनके लिए चोरों के लिए एक चोर दरवाजा खोलने के लिए एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी चेंज किया है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर्स कौन हैं? एक लोकसभा में पिछले साल एक क्वेश्चन आया था और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये टॉप 50 लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट है सरकार के अनुसार। इनका कुल ऋण 95,000 करोड़ से ज्यादा है और पहला नाम आता है गीतांजलि जेन्स लिमिटेड। ये है मेहुल भाई चोकसी की कंपनी। तो जैसे कि विनीत जी ने कहा, नीरव मोदी, ललित मोदी, आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इस प्रकार के लोगों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अब हम जानना चाहते हैं कि 2 साल पहले आरबीआई की पॉलिसी में स्पष्ट था, लिखा हुआ था कि विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉडस्टर्स को शेयर बाजार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और फ्रेश लोन्स लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। अब सरकार ने ये नीति बदल दी है और इनको खुली छूट मिली है फ्रेश लोन्स लेने के लिए। जो पॉलिसी है आरबीआई की पॉलिसी, उसमें साफ लिखा है कि आफ्टर अ 12-month कूलिंग पीरियड दीज डिफॉल्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स विल बी परमिटेड। कि आपको पता है मोदी सरकार ने हमेशा बड़े बिजनेस पूंजीपतियों के प्रति पक्षपात करती रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अडानी ग्रुप है, जिसे लेकर हम अडानी है कौन सीरीज के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी से अनेक सवाल पूछे, 100 सवाल पूछे, अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन जैसे विनीत जी ने आपको अभी बताया, एक आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई पॉलिसी आई है
और उससे पता चला है हमें कि जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों और धोखाधड़ी करने वालों यानी कि विलफुल डिफॉल्टर्स एंड फ्रॉडस्टर्स को एक मुक्ति का रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको क्लीन चिट दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। 8 जून 2023 को आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट्स एंड टेक्निकल राइट ऑफ्स के तहत निर्देश जारी किए। 9 साल में मोदी जी के कार्यकाल में एनपीए 365% बढ़ा है। 10 लाख करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई। टू बी प्रिसाइज 10,09,510 करोड़ रुपए की राशि बट्टे खाते में डाली गई, जिसमें से केवल 13% कर्ज वसूली हुई। खास बात यह है कि जानबूझकर ऋण चुकता नहीं करने के मामले जो यूपीए सरकार के समय में 23,000 करोड़ थे, वो आज 2,40,000 करोड़ पहुंच गए हैं। ये सीधा सीधा प्रमोशन देने वाली बात है। ये सीधा सीधा नीति की बात है कि सरकार की नीतियां ऐसी हैं जिससे विलफुल डिफॉल्टर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो धोखा कर रहे हैं हमारे पैसे के साथ, बैंकों में हमारा आम जनता का पैसा है, हमारे पैसे को कुछ चुने हुए मित्रों और धोखा करने वालों पर न्यौछावर किया जा रहा है। ईडी के अधिकारियों के द्वारा सेंथिल बालाजी को हिरासत में लिए जाने पर एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई किस रियासत में नहीं हुई या किस विपक्षी दल के साथ नहीं हुई, ये हमारी सियासत करने का एक छोटा सा हिस्सा है। जिस तरह से सीबीआई ने उन मंत्री के साथ बर्ताव किया, हम उसकी निंदा करते हैं। आप भी सुने। काफी वक्त से ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भयानक मसला है, वो है ड्रग एडिक्शन का। ये एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। इससे जम्मू कश्मीर के फ्यूचर को जो है बहुत ही ज़्यादा खतरे में डाला जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हुकूमत तस से मस नहीं। आज तक हमने टूरिज्म पे बयान देखे, हमने इन्वेस्टमेंट पे बयान देखे, हमने G20 पे बहुत नाच गाना देखा, लेकिन इस बहुत बड़े मसले पे हुकूमत के तरफ से एक भी जिक्र नहीं। हालांकि ड्रग एडिक्शन के वजह से क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, और इस मीटिंग को बुलाने के 2 मकसद थे। एक तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस इशू को और ज़्यादा संजीदगी से लें, और दूसरा हम अपने तरफ से एक रोड मैप तैयार करके पेश करना चाहते हैं कि हमारे नज़रिए में इस मसले को किस तरह से निपटाया जा सकता है। यही आज की मीटिंग का मकसद था। लेकिन अब जहाँ से भी आए, इस्तेमाल तो यहाँ हो रहे हैं ना, और अगर आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? सरहद पार करके आ रहे हैं। तो एक तरफ से तो आप हमें कहते हो कि यहाँ सरहद के ऊपर से परिंदा भी गुजर नहीं सकता। अगर परिंदा नहीं गुजर सकता तो ये ड्रग्स कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे फेंस में कोई कमजोरी है, कहीं ना कहीं हमारा जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है उसमें कमजोरी है, क्योंकि ये ड्रग्स तो आ रहे हैं। अगर पंजाब के थ्रू आ रहे हैं तो ये बॉर्डर, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके जा रहे हैं? और अगर एलओसी के थ्रू आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं? गवर्नमेंट को इसका जवाब देना होगा। मैं ब्लेम गेम में नहीं पड़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं
तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर। गेम में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं कि अगर ये ड्रग्स आ रहे हैं तो हमारे ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का इस्तेमाल बंद हो जाए, यहाँ लोग इस्तेमाल करना बंद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।